नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, इसके तीसरे चैप्टर के 5वें पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। और इसके साथ ही देखिए, जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था, आपको उसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। वो डेट, वो मंथ और वो सन, तीनों आपको कमेंट करके बताना है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, जो लास्ट जो ये वीडियो था उसमें एक ये मिस्टेक थी इसमें। ये जो 19 अक्टूबर छपा हुआ है, ये 19 अक्टूबर नहीं है, ये 17 अक्टूबर है। तो इसको आप ठीक कर लेंगे हमेशा के लिए। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो ये 19 अक्टूबर नहीं है, ये 17 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो आज हम आगे असहयोग आंदोलन से पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तुर्की विभाजन, खलीफा का पद समाप्त करना आदि से गांधी जी अत्यधिक पीड़ित हुए। 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ने, विधानसभाओं, न्यायालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना तथा कर न देना शामिल था। इसके विपरीत अपने आप को अनुशासन में रखना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, आपसी झगड़े पंच निर्णय द्वारा तय करना, हाथ से कते और बुने कपड़े का प्रयोग करना इत्यादि कार्य करने थे। 1921 ईस्वी में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 30,000 व्यक्ति जेल गए। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था जब स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतनी अधिक जनता ने भाग लिया। तो ये 1921 में 30,000 व्यक्तियों के द्वारा जेल जाना, ये बहुत बड़ी घटना थी उस समय। यह पहला अवसर था जब स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतनी अधिक जनता ने भाग लिया। परंतु यह आंदोलन शिखर पर था तभी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने पर भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही, एक थानेदार की मौत हो गई। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि गांधी जी ने यह आंदोलन वापस क्यों लिया था। तो इस चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन को हिंसात्मक होते देख 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी की इस घोषणा से देश के बड़े नेता आश्चर्यचकित रह गए। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अत्यंत कष्टदायक कहा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसने विधान परिषदों में भाग लेकर सरकार के कार्यों में रुकावट डालने का कार्य किया। तो ये यहाँ गांधी जी की कई, देखिए यहाँ आलोचना होती है गांधी जी की। गांधी जी ने यह आंदोलन जो है ये वापस ले लिया। और कई जो पहले हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जैसे भगत सिंह हैं, इस तरह से और भी जो क्रांतिकारी थे, वो पहले महात्मा गांधी के साथ ही थे। लेकिन जब गांधी जी ने आंदोलन इस तरह से वापस ले लिया, तो फिर काफी जो गर्म विचारधारा के या क्रांतिकारी थे, वो गांधी जी से अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। तो यहाँ इस चीज के लिए गांधी जी की काफी आलोचना की जाती है। और गांधी जी ने यह आंदोलन वापस क्यों लिया, तो कहीं ना कहीं इसका कारण यही रहा होगा कि अब तक अहिंसात्मक रूप से यह आंदोलन चल रहा था। हिंसा के रूप में भारतीय जनता उस समय यहां तक नहीं पहुंची थी कि वो अंग्रेजों का सामना कर सके। जब बड़े बड़े राजा सेना सामना नहीं कर सकी, तो एक आम जनता जो पहली बार घर से बाहर निकली है, उसमें इतना हौसला आया है कि तुम शांति से बैठे रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बस अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। और जब एक इस तरह की घटना हो गई, तो निश्चित रूप से एक जनता का धैर्य जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चलता। तो हो सकता है कि इस चौरी चौरा घटना के बाद में हर जगह इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं होने लग जाती, और अंग्रेज सरकार को एक बहाना मिल जाता कि इस तरह से जब हिंसा कर रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए हमें हिंसा करनी पड़ेगी। तो उसके बाद में जो फिर अंग्रेज सरकार करती, हो सकता है अगले सैकड़ों सालों तक भारतीयों में कभी हिम्मत नहीं होती कि वो घर से बाहर निकलें। तो गांधी जी का अपना एक जो भी रीजन रहा होगा, उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में
सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया जिसमें 7 सदस्य थे, लेकिन कोई भारतीय नहीं था। तो यही इसका रीजन था सबसे बड़ा विरोध करने का, यहाँ के लोगों द्वारा जो विरोध किया गया नेताओं के द्वारा, कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। ये क्यों बनाया गया था? 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है, 1919 का एक्ट, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं उस समय, कि इस एक्ट का ये नाम भी है। तो ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया था। इसमें 7 सदस्य थे। देखिए जो 8वीं क्लास की पुस्तक है उसमें भी इसी से मिलता जुलता एक चैप्टर है, वहां थोड़ा छोटा है, यहाँ ये बड़ा है। वहां लिखा हुआ है कि 6 साथियों के साथ, 6 सदस्यों के साथ, तो वो गलत प्रिंट है, वहां पे 6 नहीं है, ये 7 है। तो ये वाला सही है, 7 सदस्य थे टोटल सभी, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो ये 7 सदस्य थे। 3 फरवरी 1928 जब यह कमीशन बंबई पहुंचा तो इसका जबरदस्त विरोध किया गया। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठियों की वर्षा की, जिसमें लाला लाजपत राय के सीने में चोटें आई और 1 महीने बाद उनका देहांत हो गया। 1930 को इस कमीशन की रिपोर्ट आई जिसमें कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की बात नहीं कही गई थी। तो यहाँ मित्रों ये लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है जब लाठियों का प्रहार होता है, लाठीचार्ज होता है। ये लाहौर में जो है ये विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और जब इनके द्वारा विरोध होगा तो यहाँ पर लाठीचार्ज होगा। तो उससे कुछ समय पश्चात इनका देहांत हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 दिसंबर 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात में समुद्र के तट पर स्थित दांडी, या दांडी गांव आता है, दांडी लिखा, दांडी दांडी गांव के लिए पैदल चले। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा। तो यहाँ आता है गांधी जी कहाँ से रवाना हुए थे? साबरमती आश्रम से। कितने सदस्यों के साथ? 78 सदस्यों के साथ में। कहाँ से? कहाँ के लिए? दांडी गांव के लिए। अब ये दांडी जब पहुंचते हैं तो यहाँ इन्होंने नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को। इस आंदोलन में गैर कानूनी नमक बनाने, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों, विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, चरखा काटना, छुआछूत से दूर रहना, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना, सरकारी कर्मचारियों को नौकरियों से त्याग पत्र देने का आह्वान जो है वो गांधी जी ने किया। और यह आंदोलन तेजी से पूरे भारत में फैल गया। देश भर में जनता हड़तालों, प्रदर्शनों और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में भाग लेने लगी। इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। थोड़े समय में ही 60,000 लोग जेलों में डाल दिए गए। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन जो है वायसराय था उसमें। वायसराय ने इस बात की घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेट देना है। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वे वहां से निराश होकर लौटे। पुनः 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1933 में गांधी जी ने अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। तो ये गांधी जी के बारे में कुछ जानकारियां हैं। ये और भी डिटेल में है इसके बारे में जानकारी। जो 12वीं क्लास की हिस्ट्री की पुस्तक है उसको आप पढ़िएगा, उसमें और भी डिटेल में है, क्योंकि अभी कई फैक्ट इसमें और आने चाहिए थे। तो ये तो 10वीं क्लास की है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं है। 12वीं क्लास की पुस्तक जो आती है भारत का इतिहास, उसमें आपको और डिटेल में मिल जाएगा ये। अब आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे थे। तभी गांधी जी ने सत्याग्रह के बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी द्वारा चुने गए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थल पर पहुंचेंगे और युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे और गिरफ्तारी देंगे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में 30,000 लोग पकड़े गए।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह वाला जो टॉपिक है, इसमें यह पूछा जाता है सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता, जापान का भारत पर आक्रमण का भय, 14 जुलाई 1942 को वर्धा कांग्रेस बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्णय आदि के कारण, वर्धा का है महाराष्ट्र में, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, वह मंत्र है करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। 9 अगस्त की भोर से पहले ही गांधी जी सहित दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए तथा कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इस आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई। इस आंदोलन में शांतिपूर्ण हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना, लगाम देने से मना करना तथा सरकार का असहयोग करने की बात कही गई। इस आंदोलन को गांधी जी ने अंतिम संघर्ष बताया था, अतः जनता ने जिस ढंग से ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो ये लोगों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया पूरी तरीके से कि अब करो या मरो। पूरे देश में एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। कारखाने, स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें और कामबंदी हुई। पुलिस थानों, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए गए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अधिकांश नेता गिरफ्तारी से बच गए थे। इसके नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्होंने भूमिगत रहकर के इस आंदोलन को चलाया, जिनमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्रा और एस.एम. जोशी प्रमुख थे। तो इनके नाम पूछ सकता है। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अरुणा आसफ अली ने बंबई में इस आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। इस आंदोलन के दौरान अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में आंदोलनकारियों ने समानांतर सरकारें तक बना ली थी, साथ में अपनी अपनी सरकारें। इस आंदोलन का भी दमन कर दिया गया। इस आंदोलन में गोलीबारी में 10,000 से अधिक लोग मारे गए। विद्रोही गांवों को जुर्माने के रूप में बहुत से रुपए देने पड़े। सरकार ने इस आंदोलन की हिंसा का उत्तरदायित्व गांधी जी पर थोप दिया। तो मित्रों, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये बहुत महत्वपूर्ण था और आखिरी जो एक तीर था वो यही था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि इसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति अपना नेतृत्व कर रहा था। हर व्यक्ति ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। 1920 का जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, उसमें भारतीय पहली बार घर से बाहर निकल के सड़कों पर आए थे, गिरफ्तारियां दे रहे थे। गांधी जी ने उनको यह एहसास कराया कि गिरफ्तारी देना, जेल जाना सम्मान की बात है। उससे पहले पुलिस भी अगर किसी घर के बाहर आती थी तो बड़ा उसको यूं अपमान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन गांधी जी ने लोगों में यह विश्वास भरा, उनको बाहर निकाला। लोग पहली बार सड़कों पर उतरे थे और गांधी जी अगर उस समय आंदोलन को वापस नहीं लेते तो जो हिंसा अब अंग्रेज कर रहे हैं ये 1922 में ही कर देते। और चूंकि नया नया व्यक्ति बाहर निकले ही थे, अगले सैकड़ों सालों तक भी उनका बाहर निकलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। 1922 से लेकर के 1942 तक आते आते इन 20 सालों में एक आम व्यक्ति में इतना विश्वास आ चुका था कि अब हम देश के लिए मर भी सकते हैं। ये जब भावना हर व्यक्ति के अंदर आ गई तो उसके बाद में फिर 1947 के अंदर भी आजादी जो है हमें प्राप्त हो गई। इस आंदोलन ने भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारतीयों में वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के लिए सर्वस्व त्याग की भावना जागृत की। देश में नेतृत्व की एक नई पीढ़ी आगे आई, जिसने लोगों से संघर्ष करने की हिम्मत और शक्ति बढ़ गई लोगों में। अब भारत संपूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहता था। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के जनजातीय, किसान और प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में जनजातीय और किसान आंदोलन। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रारंभ यहाँ के किसानों व जनजातीय समाज ने किया। जब यहाँ के किसानों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ डाला गया तो यहाँ किसानों ने विरोध शुरू कर तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे डाली। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों से यह आंदोलन स्वतःस्फूर्त यानी खुद ही चल रहे थे। और जो अन्याय व अनावश्यक उत्पीड़न के विरुद्ध शुरू हुए और भावी राजनीतिक आंदोलन के प्रेरणा के सूत्र बने। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र मुख्यतः डूंगरपुर,
मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ क्षेत्र में भील निवास करते थे। भील अत्यंत परंपरावादी आदिवासी जाति है जो अपने सामाजिक व आर्थिक स्तर को लेकर के सजग रहती है। जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन होने लगा तो इन्होंने शासकों और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है भगत आंदोलन। अब हम बात कर रहे हैं भगत आंदोलन की। भीलों को सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने सम सभा की स्थापना की थी और उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। सम सभा द्वारा मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति से शासन सशंकित हो उठा। ये देखिए, दरअसल जो सम सभा है कब स्थापना की थी? 1883 में गोविंद गुरु के द्वारा। और इनके द्वारा सम सभा का मतलब था सभ्य सभा। तो मुख्य उद्देश्य इसका था कि भीलों में जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाए, सुधार किया जाए, समाज सुधार किया जाए, ये इनका उद्देश्य था। लेकिन जो शासन है उसके दिक्कत होगी और भीलों को भगत पंथ छोड़ने के लिए विवश किया जाने लगा। जब भीलों को बेगार कृषि कार्य करने के लिए बाध्य किया और जंगलों में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया तो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक सुधार और संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की। गोविंद गुरु को अप्रैल 1913 को डूंगरपुर राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ मानगढ़ की पहाड़ियों पर चले गए। बांसवाड़ा में है मानगढ़ की पहाड़ी। अक्टूबर 1913 को अपने संदेश द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए कहा। भील हथियारों सहित बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। भीलों की एकता से भयभीत अंग्रेजों ने सेना भेजी जिसमें मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचकर गोलाबारी कर भीलों को तितर बितर कर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्रवाई में 1500 भील मारे गए। इस प्रकार भगत आंदोलन को निर्ममता पूर्वक कुचल दिया गया और गोविंद गुरु को 10 वर्ष के कारावास की सजा हुई। तो ये घटना कब हुई थी? मानगढ़ की पहाड़ी पे। और है कहां पे मानगढ़ की पहाड़ी? बांसवाड़ा में, 1913। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1913 आपको याद रखना है। अब इसके बाद में आता है एकी आंदोलन। भगत आंदोलन को कुचलने के बाद भी भीलों के विरुद्ध सरकारी नीति जारी रही। 1917 ईस्वी में भीलों व ग्रासियों ने मिलकर महाराणा को पत्र लिखकर दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विरोध जताया, लेकिन परिणाम नहीं निकला। तो भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया और यह आंदोलन एकी आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। तो किसके नेतृत्व में हुआ था एकी आंदोलन? मोतीलाल तेजावत। अब है किसान आंदोलन। राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना सामंती रही है। यह संरचना त्रिस्तरीय थी, यानी क्रमशः शासक, जागीरदार और किसान वर्ग सम्मिलित थे। इन चीजों के बारे में, सिस्टम के बारे में आपको पहले भी समझाया है। इन सभी के पारस्परिक अंतर संबंधों पर यह व्यवस्था टिकी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक ये संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, लेकिन इसके बाद राजस्थान का परिदृश्य बदलना आरंभ हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के विभिन्न भागों को अनेक किसान आंदोलनों का सामना करना पड़ा। इन किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अंग्रेजों के प्रभाव में आकर शासकों ने अपनी प्रजा की ओर पर्याप्त ध्यान देना छोड़ दिया। शासकों व जागीरदारों ने स्वयं का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता पर आधारित समझ लिया। इसलिए शासकों की निर्भरता जागीरदारों पर व जागीरदारों की निर्भरता कृषकों पर समाप्त होती चली गई। ये कल जो वीडियो था उसी में आपको समझाया था, डिटेल में समझाया था खूब, कि क्या पहले अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ सिस्टम क्या होता था, अंग्रेजों के आने के बाद क्या सिस्टम हो गया। राजस्व अधिक वसूलने के साथ साथ ही कृषकों से ली जाने वाली बेगारों व लागों में भी अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। कुछ राज्यों में तो इन लागों की संख्या 300 से भी अधिक थी। जैसे आप बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं कि किसानों पर 84 प्रकार के लाग बाग यानी 84 प्रकार के कर थे, तो कई स्थानों पर यह कह रहा है 300 से भी ज्यादा थे। इस काल में अन्य व्यवसायों से विस्थापित लोगों के कृषि पर निर्भर हो जाने के कारण कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जागीरदारों के रुख में अत्यधिक कठोरता आई। तो देखिए इसका रीजन क्या है कि अचानक जो किसान है इनकी संख्या में इतनी वृद्धि कैसे हुई? क्योंकि अंग्रेजों की जो नीतियां थी उनके कारण यहाँ के छोटे मोटे सारे उद्योग धंधे वो क्या हो गए थे? खत्म हो गए थे।
और केवल एक ही रह गया था और वो है कृषि किसानी। तो जब एकाएक इसमें संख्या बढ़ेगी तो समस्या होगी। कृषि उत्पादक मूल्यों में गिरावट व इजाफा दोनों स्थितियां कृषकों के लिए लाभकारी नहीं थे। जहां एक और कीमत में गिरावट के कारण कृषकों की बचत का मूल्य कम हो जाता था, वहीं कीमतें बढ़ने के कारण भी उसे लाभ का भाग नहीं मिल पाता था, क्योंकि जागीरदार लगान जिन्स के रूप में लेता था। तो मित्रों, ये अब देखिए दोनों स्थितियां क्या नुकसानदायक क्यों थी कि अगर कीमत में गिरावट होगी तो जो किसान है उसे बचत का मूल्य भी कम हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी चीज की उत्पादन पैदावार 2 रुपए लगी है और मान लीजिए 10 रुपए के हिसाब से मार्केट में बिकती है। अब वो अचानक उसकी रेट कम होकर के 6 रुपए पे आ गई, तो किसान का मार्जिन तो कम हो गया, और पहले जहां उसको 8 रुपए मार्जिन मिल सकता था, अब कितने मिलेगा? 4 रुपए। तो इस प्रकार से कीमतें बढ़ने के कारण भी उसे लाभ का भाग नहीं मिल पाता था, क्योंकि जागीरदार लगान जिन्स के रूप में, यहाँ जिन्स से मतलब है डायरेक्ट अनाज के रूप में। जैसे मान लीजिए किसान के 100 बोरी अनाज हुआ है, तो वो ये कह देगा 50 बोरी अनाज यहां छोड़ के चले जाना। तो डायरेक्ट अनाज के रूप में वो होता है इसका तात्पर्य। ये वो जींस जो पहनने वाली जींस है वो जींस मत समझ लेना इसको। अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने के फलस्वरूप सामंतों का कृषकों के प्रति उदार व पैतृक नजरिया बदल गया। तो मित्रों, यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब तक अंग्रेज यहाँ नहीं आए हुए थे, अंग्रेजों का हस्तक्षेप नहीं था, तब तक यहाँ के शासकों में और यहाँ के किसानों के मध्य जो भी सामंत जागीरदार ये थे, तो इनके अच्छे संबंध थे। कोई इन पर दबाव नहीं दिया जाता था कि तुम अगर पैसे नहीं, अनाज नहीं दोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद से पूरी तरह से एक सिस्टम ही बदल गया। जो एक भाईचारे की भावना थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। अब मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण हम पढ़ने वाले हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। मित्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन का मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, राजस्थान के इतिहास में आपको मिल जाएगा, जो बनी हुई है प्लेलिस्ट उसमें। बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलन का अगुवा रहा है, क्योंकि सबसे पहले यही हुआ। यहाँ के किसानों में अधिकांश धाकड़ जाति के किसान थे। 1894 ईस्वी में बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु तक किसानों को जागीरदार के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं थी, यानी यह आदमी कुछ ठीक था। 1854 ईस्वी में बने नए जागीरदार कृष्ण सिंह या किशन सिंह ने किसानों के प्रति ठिकाने की नीति व जागीर प्रबंध में परिवर्तन किए। इसके समय में लगभग 84 प्रकार की लाग बागों के द्वारा किसानों से उनकी मेहनत की कमाई का लगभग 87% भाग जागीरदार ले लिया करता था। तो मित्रों, जब किसान की 100 बोरी अगर अनाज हुआ है और उसमें से 87 बोरी जागीरदार ले लेगा, मेहनत करे किसान, पूरे साल भर किसान तपे और बोरी जागीरदार लेके जाए, इस पर भी और भी कई तरह के कर लगाएगा ये। इसके बाद भी उनसे बेगार अलग से करवाई जाती थी। बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार होता है किसी से काम करवा लेना और उसके बदले में उसको कोई भी मूल्य या पैसा नहीं देना। तो कई बार तो ये बेगार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी ये, क्योंकि ये कई बार ये ठाकुर जागीरदार जो होते थे ये बेईमानी करके और इस तरह से करते थे कि अगले का कभी ऋण पूरा ही नहीं होता था, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो उससे जो है गुलामी करवाते थे, बेगार करवाते थे। 1897 यहां से शुरू है आपका आंदोलन, 1897 से लेकर के 1941। मित्रों, राजस्थान वाले जो ये टॉपिक हैं ये बहुत अच्छे दे रखे हैं, इनमें बहुत अच्छा कंटेंट है, इनको अच्छे से पढ़िएगा। 1897 ईस्वी में गिरधरपुरा या गिरधारीपुरा नामक गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर हजारों किसानों ने अपने कष्टों की खुलकर चर्चा की और मेवाड़ महाराणा को उनसे अवगत करवाया। मेवाड़ महाराणा अभी कौन है? फतेह सिंह जी। देखिए मित्रों, ये जैसे मेवाड़ रियासत है और यहाँ मेवाड़ महाराणा बैठते हैं उदयपुर में। फिर ये अलग अलग जागीर है, कोई बड़ी जागीर कोई छोटी जागीर। उसमें एक जागीर थी बिजोलिया। तो जब ये किसान, आप चूंकि सबके साथ वही सिस्टम, सभी दुखी थे, जब यहाँ इकट्ठे हुए मृत्यु भोज के अवसर पर, तो सबने अपने मन की बात कहना शुरू की और करते करते पता चला भाई हम जो है सारे किसान परेशान हैं। तो सबको ये लगता था कि हमारे जो राणा है वो बहुत भले आदमी है,
अगर उन तक हमारी बात पहुंचाई जाए तो हो सकता है हमारी समस्या का अंत हो। महाराणा ने सुनवाई के बाद किसानों की लागत और बेकार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए सहायक राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को भेजा। ये पूछा जा सकता है आपसे। महाराणा ने बात सुनी और हालांकि बहुत मुश्किल से मिल पाई ये, हामिद हुसैन को नियुक्त किया। हामिद हुसैन ने ठिकाने के विरुद्ध महकमा खास में रिपोर्ट दी, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। राज्य की तरफ से ठिकाने को मात्र 1-2 लाख तक कम करने को कहा गया। इससे राव करशन सिंह का हौसला बढ़ गया। तो ये जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आप और डिटेल में पढ़ते हैं। भेजा किसको था? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, इन दोनों को भेजा गया था मेवाड़ महाराणा से मिलने के लिए। उसके बाद महाराणा ने हामिद हुसैन को भेजा, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। विभिन्न प्रकार की लागों और 1899-1900 के भयंकर दुर्भिक्ष छपनिया अकाल के कारण बिजोलिया के किसानों की स्थिति पहले से काफी दयनीय थी। मित्रों, ये छपनिया अकाल जो है, ये दरअसल छपनिया अकाल यहाँ वो विक्रम संवत वाले से मतलब है 1956। तो अपने यहाँ विक्रम संवत ज्यादा जानते हैं, उसके हिसाब से गांव में आज भी विक्रम संवत के हिसाब से ही बात करते हैं, तारीख वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते। तो 1956 विक्रम संवत है, तो इसको वैसे अगर आप करेंगे तो 57 आप इसमें से माइनस करेंगे तो 1899 का सन बैठता है। तो इसलिए छपनिया काल कहते हैं। तो छपन काल का मतलब 1856 नहीं है, ये 1956 तो सन है विक्रम संवत, और वैसे सन है 1899। इसके बावजूद 1903 में राव करशन सिंह ने किसानों पर चौरी कर नामक एक नया कर लगा दिया। इसमें हर व्यक्ति को अपने लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपए ठिकाने के कोष में जमा करवाना पड़ता था। तो जब देखा कि लोगों ने, किसानों ने शिकायत भी कर दी, कोई हल नहीं निकला, तो जब हल नहीं निकला तो इसका हौसला और बढ़ गया जो यहाँ का ठाकुर था करशन सिंह, और इसने चौरी कर नामक एक नया कर और लगा दिया। उस समय 5 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। चौरी कर बिजोलिया वासियों के लिए आर्थिक रूप से तो भार स्वरूप था ही था, साथ ही सामाजिक रूप से भी घोर अपमानजनक भी था। किसानों ने इसका मौन विरोध किया और 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। किसानों के प्रतिरोध के आगे राव को चौरी की लाग उठा देने, फसल में ठिकाने का 2/5 हिस्सा लेने, कुंता करने वाले अहलकारों के साथ 20 आदमियों को नए बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। कुंता क्या होता था? जो फसल का अनुमान होता था, कि जैसे कुंता, आज भी कुंता, गांव में कुंता शब्द जो है वो बहुत नॉर्मल है, हर व्यक्ति जानता है कुंता क्या होता है। कुंता अर्थ है अनुमान करना, कि जैसे पहले जो ये कोई आदमी है ठाकुर के, वो आएंगे, ये किसान का खेत है, इसमें फसल देखेगा वो आदमी और कुंता करेगा, भाई इस बार इतनी फसल हो जाएगी, कितने मण हो जाएगी? का 40 मण इस बार इसके हो जाएगी। तो इसको कुंता करना कहते थे। तो नए बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। तो मित्रों, आप ये देख रहे हैं कि किसानों की ये पहली जीत है, चाहे हल्की फुल्की जीत हो, लेकिन जीत जीत होती है। तो ये पहली जीत किसानों की है, और अभी तक शीर्ष रूप से ऐसा कोई तेजतर्रार नेतृत्व इनको नहीं मिला है। हालांकि साधु सीताराम दास, फतेहकरण ब्रह्मदेव हैं, लेकिन विजय सिंह पति की जब एंट्री होगी उसके बाद धमाका होगा यहाँ पे। 1906 में बिजोलिया के नए स्वामी पृथ्वी सिंह ने न केवल पुरानी रियायतों को समाप्त कर दिया, बल्कि प्रजा पर तलवार बंधाई नामक नया कर लगा दिया। ये तलवार बंधाई क्या था? ये दरअसल एक उत्तराधिकार कर था, और था किस पर? जो नया जागीरदार बनेगा उस पर। किसकी तरफ से? मेवाड़ के शासकों की तरफ से, कि कोई भी नया जागीरदार या ठाकुर या बनेगा तो वो एक निश्चित रकम नजराने के तौर पर अपने शासक को भेंट करेगा, उसको भिजवाएगा। तो ये था किस पर? जो नया बनेगा ठाकुर या जागीरदार उस पर। लेकिन नए ठाकुर ने ये कर किस पे डाल दिया? फिर किसानों पे डाल दिया। तो किसानों ने विरोध किया इसका। राव पृथ्वी सिंह के समय जब लूट और शोषण चरम सीमा को पार कर गया, तो 1913 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जागीर क्षेत्र में हल चलाने से इनकार कर दिया। जागीर क्षेत्र की भूमि पड़त रहने के कारण ठिकानों को बड़ी हानि उठानी पड़ी। इसके बाद ठाकुर द्वारा की जाने वाली सख्ती और अत्याचारों में और वृद्धि हो गई।
फतेह करचारण व ब्रह्मदेव आतंकित होकर बिजोलिया छोड़कर चले गए और साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर दिया गया। तो मित्रों, बाद में विजय सिंह पति की एंट्री होगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसके अंदर बहुत अच्छे से फैक्ट दे रखे हैं आपके, और आपके ये सब सिलेबस में है। रीट, पुलिस, पटवार सबके अंदर है। रीट वालों को तो बहुत मेनली है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इनको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।